नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लेक्चर नंबर 70 ऑफ फिज़िक्स ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सीएससी। ठीक है, तो 70वें लेक्चर में आपका स्वागत है। और 70वें लेक्चर में हम 2011 के न्यूमेरिकल से शुरुआत करने वाले हैं। यूपीएससी सीएससी 2011 में पूछा गया था ये न्यूमेरिकल। ठीक है, तो देखते हैं क्या कहता है ये न्यूमेरिकल। लेट इफ़ टी बी द काइनेटिक एनर्जी, जी बी द, और अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे, आप लेक्चर 1 से देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, शुरू से देखना चाहते हैं पूरा कोर्स तो। और एक अनाउंसमेंट ये है दोस्तों कि जो वीडियो जो लैग हुए थे ना, जो एकदम शुरू के आप 14 या 15 लेक्चर देखोगे, ठीक है ना, तो शुरू के 14-15 तो नहीं, बट शुरू के आई थिंक 20, शुरू के 14-15, यस, शुरू के 14-15 लेक्चर में से 2 lectures are there in which there has been an audio lag, and lecture number 23 वो इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ऑर्बिट डिराइव करने वाले वीडियो में भी शायद कुछ ऑडियो लैग का इशू आया था। ठीक है ना। सो ओवरऑल अगर ये 70 वीडियोस में से बोलूँ मैं, जब अब तक 70 वीडियो हुए हैं, तो 3 वीडियोज़ आर देयर इन विच ऑडियो लैग प्रॉब्लम वॉज देयर। ठीक है ना। तो जिन में भी ऑडियो लैग का प्रॉब्लम है, तो उन तीन वीडियोस को मैं रीलोड करूँगा, पर मुझे उसके लिए समय दो। मेरे पास अभी उतना समय नहीं है, पर अभी के लिए, अभी एट प्रेजेंट आपको ये करना है कि वो जो 3 वीडियो जो लैग हुए थे, ऑडियो लैग जिसमें आया था 3 वीडियोस में, उन 3 वीडियोस को आपको पीडीएफ से रीड करके समझना होगा। ठीक है ना। फिर बाद में मैं उनका बिना लैग करने वाला वर्जन भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है ना, समझ में आ रही बात मेरी। सो दिस इज द थिंग। सो टी बी द काइनेटिक एनर्जी, जी बी द एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो, वो रिजिड बॉडी है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है। मतलब देखो दोस्तों, जहाँ जहाँ भी याद रखो फिजिक्स में कि जहाँ जहाँ भी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बोल दिया ना उसने, वहाँ वहाँ एक पॉइंट फिक्स हो जाता है। और इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बोल दिया मतलब पॉइंट फिक्स है, 1 पॉइंट फिक्स्ड। ठीक है ना, बॉडी का 1 पॉइंट फिक्स्ड है बोल दिया, इसका मतलब। ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब ही होता है कि बॉडी का 1 पॉइंट फिक्स्ड है। तो टी काइनेटिक एनर्जी है बॉडी की, रिजिड बॉडी की। जी उस पर लगने वाला एक्सटर्नल टॉर्क है। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि जी से भी दिखा सकते हैं एक्सटर्नल टॉर्क को। काफ़ी सारे बुक्स एक्सटर्नल टॉर्क को जी से दिखाते हैं, काफ़ी सारे बुक एक्सटर्नल टॉर्क को एन से दिखाते हैं। सो बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। पर ये जो 2011 की जो यूपीएससी सीएससी में फिजिक्स ऑप्शनल में जो क्वेश्चन आया था, उसमें जी से दिखाया था टॉर्क को। ठीक है ना। सो और कहीं कहीं यूपीएससी के ही कहीं कहीं कुछ पेपर्स में टॉर्क को एन से भी दिखाया है। ठीक है ना। तो दिस कीप्स ऑन वेरिंग। ठीक है ना, दिस थिंग कीप्स ऑन वेरिंग। So T be the kinetic energy, G be the external torque about the instantaneous axis of rotation, and omega the angular velocity। ठीक है ना, ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी है। देन प्रूव दैट dt बाई dt, मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ g एंड ओमेगा। ठीक है ना, ये प्रूव करना था। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे। देखो, ओमेगा को, किसी भी वेक्टर को मैं 3 कंपोनेंट के रूप में लिख सकता हूँ भाई। ठीक है ना। तो ओमेगा जो एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर है मेरा, उसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा एक्स आई कैप प्लस ओमेगा वाई जे कैप प्लस ओमेगा जेड के कैप, लिख सकता हूँ ना। सिमिलरली जो जी मेरा वेक्टर है, यानी कि एक्सटर्नल टॉर्क जो मेरा वेक्टर है, उसको मैं लिख सकता हूँ जी एक्स आई कैप प्लस जी वाई जे कैप प्लस जी जेड के कैप। ठीक है ना, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ ऑब्वियसली। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है, अच्छा ये दिया हुआ है, देखो यहाँ पे एक चीज़, ये कंसेप्ट ये भी समझना है कि जी एंड ओमेगा आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है ना, एक्सटर्नल टॉर्क एंड एंगुलर वेलोसिटी आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, ये भी एक फैक्ट है। ठीक है, तो एक्सटर्नल टॉर्क और एंगुलर वेलोसिटी पैरेलल क्यों होती है? ठीक है ना, ये समझ लो। ये आपका सपोज टॉर्क इस डायरेक्शन, मतलब ऐसा पुश कर रहे हो आप। ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट है, इसको ऐसा धक्का लगा रहे हो। ठीक है, ऐसा धक्का लगा रहे हो, तो टॉर्क की डायरेक्शन क्या होती है दोस्तों? ठीक है ना,
आपका रोटेशन अगर इस डायरेक्शन में ऐसा ऐसा हो रहा है तो टॉर्क की डायरेक्शन क्या होती है, आप राइट हैंड थंब रूल से देते तो टॉर्क की डायरेक्शन ये हो जाती है, ठीक है ना। दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, ठीक है। पर आप ये बात वाली बात ही जानते हैं कि वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में है, इसके टेंजेंट के अलॉन्ग है वेलोसिटी, ठीक है ना। इसके ये जो बनाया मैंने ये जो सर्कल, इसके टेंजेंट के अलॉन्ग वेलोसिटी है, ठीक है ना। समझ में आ रही बात मेरी। तो एंगुलर वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, इसी के डायरेक्शन में होगी, वही राइट हैंड थंब रूल से ही दी जाती है एंगुलर वेलोसिटी भी, ठीक है ना। तो टॉर्क टॉर्क मतलब कि जो फोर्स जो है, ठीक है ना, टॉर्क इज़ बेसिकली मोमेंट ऑफ फोर्स। अब अगर फोर्स आप ऐसा ऐसा लगा रहे हो, ये सपोज मेरा बॉडी है और इसको आप इस डायरेक्शन में टॉर्क लगा रहे हो, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो तो टॉर्क लगेगा, ठीक है ना, ऑब्वियसली टॉर्क लगेगा, ठीक है। तो टॉर्क विल बी इन दिस डायरेक्शन, क्यों, क्योंकि ये सपोज आपके मोबाइल के प्लेन के अंदर जा रहा है, ये एफ वेक्टर, ऐसा मान लो कि ये एफ वेक्टर आपके मोबाइल के प्लेन के अंदर जा रहा है, ठीक है ना, इस बॉडी को टच होते हुए। तो आप ऐसा धक्का लगा रहे हो उसको, तो बॉडी कैसी घूमेगी, इस डायरेक्शन में घूमेगी। समझ में आ रही बात, इस डायरेक्शन में घूमेगी। तो टॉर्क का डायरेक्शन क्या होता है दोस्तों, ये ऐसा दिया जाता है, जिस डायरेक्शन में घूम रही होती है ना बॉडी, उसके ऐसे ही इस डायरेक्शन में दिया जाता है, राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। और एक तरीका है कि जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है उससे आर वेक्टर, ठीक है ना, और एफ, उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो भी टॉर्क की डायरेक्शन आती है, ठीक है ना, तो उससे भी वही डायरेक्शन आएगी, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग। और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की भी यही डायरेक्शन होगी, जब भी ऐसा रोटेशन होता है तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन तो ये होती है ना भाई, ठीक है ना। समझ में आ रही बात। लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है ना, अलॉन्ग द टेंजेंट, ठीक है, अलॉन्ग द टेंजेंट होंगे लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन, बट एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर की ओर जाएगी, ठीक है ना। सो दैट्स वाई टॉर्क एंड एंगुलर वेलोसिटी आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है ना। समझ में आ रही है ना बात, क्योंकि वो होते हैं हमेशा, ठीक है। नाउ इन बॉडी सेट ऑफ कोऑर्डिनेट, सो दिस इज द थिंग, इसका ये ऐसे ही लिखा हुआ है, इस पर उतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि क्यों लिखा है, ठीक है। सो नाउ इन बॉडी सेट ऑफ एक्सिस, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ये काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला कहाँ से आया बेसिकली, ठीक है ना। आपने बता दिया कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है मतलब बॉडी का एक पॉइंट फिक्स्ड है, बॉडी का एक पॉइंट फिक्स्ड है मतलब दो प्रकार के कोऑर्डिनेट सेट होंगे, ठीक है ना। एक स्पेस सेट ऑफ कोऑर्डिनेट जो यहीं से गुजरेगा, और एक बॉडी सेट ऑफ कोऑर्डिनेट जो बॉडी के साथ रोटेट करेगा, ठीक है ना। सो दो काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट, टू काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस आर गोइंग टू बी देयर। वन इज द स्पेस सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। स्पेस सेट ऑफ कोऑर्डिनेट जो होगी वो इनर्शियल होगी, ठीक है। और जो आपकी बॉडी सेट ऑफ कोऑर्डिनेट होगी वही प्रिंसिपल सेट ऑफ एक्सिस होगी, वो नॉन इनर्शियल होगी, ठीक है ना। तो इन बॉडी सेट ऑफ एक्सिस, अगर आप बॉडी सेट ऑफ एक्सिस में लिखेंगे तो ऑब्वियसली यू आर राइटिंग अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ इनर्शिया। तो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ इनर्शिया, क्योंकि बॉडी सेट ऑफ एक्सिस यानी क्या है, जो बॉडी के साथ रोटेट कर रही है, बॉडी के साथ रोटेट कर रही है मतलब कौन सी एक्सिस है, प्रिंसिपल सेट ऑफ एक्सिस ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ इनर्शिया है, ठीक है ना, बॉडी के साथ रोटेट कर रही है तो। और प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ इनर्शिया इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू ज़ीरो है, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू ज़ीरो कैसे आया है, आपको पिछले क्लासेस में डिराइव किया था वो बात, ठीक है ना। यहाँ पे और भी टर्म्स आते हैं, ठीक है ना, और भी टर्म्स आते हैं, आई एक्स वाई आता है, आई वाई एक्स आता है, ठीक है ना। वो सब किसके बराबर हो गए, ज़ीरो के बराबर हो गए। क्यों, क्योंकि बॉडी सेट ऑफ एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ इनर्शिया है, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ इनर्शिया के अबाउट यानी कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में मैं काइनेटिक एनर्जी लिखता हूँ तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ज़ीरो हो जाते हैं, ओनली प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया रह जाते हैं। I1 I2 I3 आर प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ज़ीरो हो गए और ये प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बचे, ठीक है ना। नाउ I1 इज़ आई एक्स एक्स, I2 इज़ आई वाई वाई, ठीक है ना। I1 इज़ आई एक्स एक्स, समझ में आ रही बात। I2 इज़ आई वाई वाई, ठीक है ना। एंड I3 इज़ आई जेड जेड, समझ में आ रही बात मेरी। सो इन दिस वे यू कैन राइट, अब इसका डिफ्रेंसिएशन कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख ही देता हूँ मैं, याद नहीं आ रहा होगा तो प्रीवियस लेक्चर्स का। I1 इज़ आई एक्स एक्स, I2 इज़ आई वाई वाई,
एंड योर I3 इज IZZ, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस एंड प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, ठीक है ना। 1 2 3 लिखना क्या एक बस तरीका है, ठीक है ना। समझ में आ गई होगी बात। नाउ जो इसको है डिफ्रेंशिएट करेंगे, हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना है, ठीक है ना। तो रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम निकालने के लिए ये करेंगे। अब यहाँ से हाफ जो है वो डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। हाफ बाहर आ जाएगा और I1 I2 और I3 भी डेरिवेटिव के बाहर आ जाएंगे। जब डिफ्रेंशिएशन लोगे बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये I1 I2 I3 और हाफ जो है डेरिवेटिव के बाहर आ जाएंगे। क्यों बाहर आ जाएंगे भाई? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, I1 I2 I3 विल बी फिक्स्ड, क्योंकि किसी भी बॉडी की प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ इनर्शिया फिक्स्ड होती है। और अगर किसी भी बॉडी की प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ इनर्शिया फिक्स्ड होती है तो I1 एंड I2 एंड I3 विल बी कांस्टेंट, ठीक है ना। क्योंकि ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस 1 के अबाउट, प्रिंसिपल एक्सिस 2 के अबाउट, प्रिंसिपल एक्सिस 3 के अबाउट, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल एक्सिस अगर फिक्स है एक बॉडी, रिजिड बॉडी के लिए प्रिंसिपल एक्सिस अगर चेंज नहीं होती है, ठीक है ना, तो दीज थिंग्स विल बी ऑलवेज कांस्टेंट, जस्ट लाइक मास चेंज नहीं होता है क्लासिकल मैकेनिक्स में, उसी तरीके से, ठीक है ना। तो I1 I2 I3 जो है वो डेरिवेटिव के बाहर आ गए, हाफ भी जो है डेरिवेटिव के बाहर आ गया। अब बताओ मुझे किसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा भाई? देखते हैं किसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। देखो हाफ और I1 को बाहर लिया, आप लो डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। क्या होगा इसका डी बाई डी टी बताओ, चेन रूल लगाओ, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू 2 ओमेगा एक्स, 2 - 1 आएगा पावर में, यानी 1 हो गया, ठीक है। और डी ओमेगा एक्स, ठीक है ना, बाय डी टी होगा। समझ में आ रही बात? दिस विल बी दिस थिंग, ठीक है, यहाँ लिखा है। सिमिलरली डी ओमेगा बाई ये निकाल लोगे, डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा वाई स्क्वायर, ठीक है ना। कोई फ़र्क नहीं है, इसके जगह वाई आएगा बस, ठीक है ना, एक्स की जगह। सो सिमिलरली तुम डी ओमेगा जेड स्क्वायर बाई डी टी भी निकाल लोगे, ठीक है ना। तो ये टर्म्स आएगी। अब यहाँ पे तुम्हारा 1/2 से 2 कैंसिल होगा, ठीक है ना। मैं मैथमेटिकल स्टेप्स भी बता ही देता हूँ दोस्तों, क्योंकि ना फिर कुछ बच्चे जो होते हैं जो टच में नहीं रहते ना कई सालों से, वो भूल चुके होते हैं सारी चीज़ें, ठीक है ना। इसलिए मैं पूरे बेसिक्स से बताता हूँ, ठीक है। तो ये हाफ से ये और ये कट जाएगा, ठीक है ना। 2 को कॉमन बाहर ले लो या तो फिर काट लो, ठीक है, तो कट जाएगा, ठीक है ना। सो व्हाट यू आर गेटिंग फाइनली, डी टी बाई डी टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यू गॉट लाइक दिस, ठीक है ना। दिस एक्सप्रेशन यू गॉट, ठीक है ना। आपने इसको डी ओमेगा एक्स बाई डी टी को ओमेगा एक्स डॉट लिख दिया, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे ये डी ओमेगा एक्स बाई डी टी है, डी ओमेगा वाई बाई डी टी है, डी ओमेगा जेड बाई डी टी है, तो उनको ओमेगा एक्स डॉट, ओमेगा वाई डॉट और ओमेगा जेड डॉट से रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना। सो दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 1 विच यू गॉट, ठीक है। और बाकी का तो वही है, ठीक है। सो नाउ ये चीज़ यहाँ ऑब्ज़र्व करने वाली है, ऑब्ज़र्व करने वाली चीज़ ये है कि आप ये वाले टर्म को गौर से देखिए, ठीक है ना। इसको लिखिए ओमेगा एक्स, ठीक है ना। इसको कैसे लिखना है, ओमेगा एक्स, ठीक है, आई ओमेगा एक्स डॉट ऐसा लिखो इसको, ठीक है ना। प्लस में लिखो, ठीक है, ओमेगा वाई एज इट इज़, ठीक है ना। I2 ये I1 है, ये I2 ओमेगा वाई डॉट ऐसा लिखो, ठीक है। और यहाँ से ओमेगा जेड को कॉमन लो, ठीक है। यहाँ पे लिखो I3 ओमेगा जेड डॉट, ठीक है ना, ऐसा लिखो इसको। समझ में आ रही बात? नाउ ये बात हम भली बात ही जानते हैं कि ये जो टर्म्स आई है आपकी I ओमेगा एक्स डॉट, I ओमेगा वाई डॉट और I ओमेगा जेड डॉट, ये जो 3 टर्म्स आई है ये यूलर इक्वेशन से निकाली जा सकती है, जैसे यहाँ लिखा है, ठीक है ना। कैसे निकाली भाई यूलर इक्वेशन से?
देखो पीछे जाके कल डिराइव किए थे ये यूलर इक्वेशन, यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है, ये चीज़ दिख रही है, ये चीज़ दिख रही है, ठीक है ना। एन एक्स की जगह लिख दो जी एक्स, क्योंकि क्वेश्चन में जी दिया है एन को, इसको जी वाई और इसको लिख दो जी जेड, ठीक है ना। तो आई वन ओमेगा एक्स डॉट क्या आएगा भाई, ये वाली टर्म जाएगी इधर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ये वाली टर्म जाएगी यहाँ, ठीक है। सिमिलरली ये वाली टर्म जाएगी जी जेड के साइड। समझ में आ रही है बात। तो वो सारी चीज़ें अगर करते हो तो आई थ्री माइनस आई टू के जगह पे आई टू माइनस आई थ्री हो जाएगा, साइन निगेटिव हो जाएगा अपोजिट साइड जाके। समझ में आ रही ना बात। तो आई वन ओमेगा एक्स डॉट इज इक्वल टू जी एक्स प्लस आई टू माइनस आई थ्री ओमेगा वाई ओमेगा जेड। समझ में आ रही है बात मेरी, है कि नहीं। सिमिलरली आई टू ओमेगा वाई डॉट, ठीक है ना, किसके बराबर आ रहा है, जी वाई प्लस आई थ्री माइनस आई वन ओमेगा जेड ओमेगा एक्स। समझ में आ रही है बात। और आई थ्री ओमेगा जेड डॉट किसके बराबर आ रहा है, यूलर इक्वेशन से इसके बराबर आ रहा है, ठीक है ना। तो अब आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देना है, ये तीनों वैल्यूज़ को यहाँ वन में डाल दो, ठीक है। तो वन में डालोगे तो ये मिलेगा भाई जो यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना। वन में डाल दोगे तो ये मिलेगा, ठीक है। अब ये जैसे ही मिलता है मुझे बताना, यहाँ पे इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। डी टी बाई डी टी आया है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो देखो ये ओमेगा एक्स अंदर जाएगा, इसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा, ठीक है ना। ओमेगा वाई का भी वही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओमेगा एक्स इसके साथ चले गया तो क्या आएगा भाई, जी एक्स ओमेगा एक्स प्लस आई टू माइनस आई थ्री ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड, ठीक है ना, ये आएगा। सिमिलरली ओमेगा वाई जी वाई आएगा, ठीक है ना। ये तो यहाँ लिख दो ओमेगा वाई जी वाई ओमेगा वाई प्लस आई थ्री माइनस आई वन, ठीक है ना, ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड, ठीक है ना। ये ओमेगा वाई अंदर गया तो, ठीक है, ये सब एडिशन में है। प्लस क्या आएगा, जी जेड ओमेगा जेड, ठीक है, प्लस आई वन माइनस आई टू एज इट इज़, ठीक है ना। आई वन माइनस आई टू एज इट इज़ रहा, फिर से वही ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड। समझ में आ रही बात, ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड। अब यहाँ पे गौर से देखने वाली बात यह है कि ये और ये बचेगा बस, ठीक है ना। ये देखो ना यहाँ पे ये ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड तो कॉमन है तीनों में, ठीक है। आई टू से आई टू कट जाएगा, ठीक है। आई थ्री से आई थ्री कट जाएगा, आई वन से आई वन कट जाएगा, ठीक है ना। आई टू से आई टू कट जाएगा, आई वन से आई वन, आई थ्री से आई थ्री, ठीक है ना। और ये चीज़ें बचेगी सिर्फ, ठीक है। सो व्हाट विल यू गेट फाइनली, रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम किसके इक्वल आ रहा है भाई, जी एक्स ओमेगा एक्स प्लस जी वाई ओमेगा वाई प्लस जी जेड ओमेगा जेड के बराबर आ रहा है, ठीक है ना। अब इसको गौर से देखना दोस्तों, ठीक है ना। इसके बाद वाली स्टेप मैं यहाँ लिखता हूँ, नेक्स्ट पेज पे तो नहीं है कुछ, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे कुछ नहीं है। दूसरा इक्वेशन है, सॉरी प्रॉब्लम है जो अभी हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखो डी टी बाई डी टी जी डॉट ओमेगा के इक्वल आया कि नहीं आया, कैसे आया भाई जी डॉट ओमेगा के इक्वल। देखो ना आप इनका डॉट प्रोडक्ट लेके देखो, जी डॉट ओमेगा का बाय डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, अभी तक तो इतना डॉट प्रोडक्ट समझ ही गया होगा। डॉट प्रोडक्ट में करस्पॉन्डिंग टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन होता है ना, आई वाली टर्म आई के साथ, जे वाली टर्म जे के साथ, के वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो डॉट प्रोडक्ट लेके देखो, ठीक है। तो ये इसी के तो इक्वल आएगा, तो ये क्या किसके बराबर है, ये जी डॉट ओमेगा के बराबर है कि नहीं। सो इन दिस वे यू गॉट द थिंग विच यू हैड टू प्रूव, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये 2011 का न्यूमेरिकल, नॉट न्यूमेरिकल एग्जैक्टली, ठीक है, प्रॉब्लम था, ये सॉल्व करना था 2011 का, ठीक है। यूपीएससी सीएससी में पूछा था। समझ में आ रही है बात मेरी। सो नाउ वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, अब 1988 के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। आई थिंक दिस वॉज फ्रॉम 1988, एग्जैक्ट ईयर आई डोंट रिमेंबर, बट मे बी it may be from 1988, okay. So show directly from Euler's dynamical equations of motion that if n equal to 0 and I1 equal to I2 then omega is constant, okay. ये क्या बोल रहा है, यूलर के डायनेमिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन से प्रूव करना है
यूलर के डायनेमिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या बताते हैं? यूलर के इक्वेशन ऑफ मोशन ये बताते हैं रिजिड बॉडी के रोटेशन के बारे में मोशन होते हैं, मोशन इक्वेशन होते हैं, ठीक है ना। रिजिड बॉडी के रोटेशन के बारे में इक्वेशन होते हैं यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना। तो उन्हीं को कहा जाता है यूलर्स डायनेमिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है ना। तो अब यदि टॉर्क ज़ीरो है, ठीक है ना, ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये, यदि टॉर्क ज़ीरो है, एन कैपिटल एन वेक्टर इक्वल टू ज़ीरो, मतलब क्या, टॉर्क इक्वल टू ज़ीरो, और साथों साथ I1 इक्वल टू I2 है, यदि I1 इक्वल टू I2 मतलब आपका प्रिंसिपल एक्सिस 1 जो है, आपकी प्रिंसिपल एक्सिस 1 और प्रिंसिपल एक्सिस 2 दोनों के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, ठीक है ना, तीन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ इनर्शिया होती है ना, तो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ इनर्शिया नंबर 1, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ इनर्शिया नंबर 2, ठीक है ना, यानी कि आई एक्स एक्स इक्वल टू आई वाई वाई है, ठीक है ना। तो एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट प्रिंसिपल एक्स और एक्स प्रिंसिपल एक्सिस और वाई प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है और टॉर्क ज़ीरो है, तो प्रूव करना है कि एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि ओमेगा वेक्टर इज कांस्टेंट नहीं लिखा है, ठीक है ना, ओमेगा वेक्टर इज कांस्टेंट नहीं लिखा है, लिखा है ओमेगा यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा इज कांस्टेंट, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा, सिर्फ ओमेगा लिखा है मतलब क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। और अगर ओमेगा वेक्टर लिखा होता तो क्या, पूरा का पूरा एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर ही कांस्टेंट है बोल रहे थे फिर, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है ना, यानी कि डायरेक्शन सेम हो या ना हो लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहता है, ठीक है ना। वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है ना, पर अगर सपोज मैग्नीट्यूड इज़ नॉट कांस्टेंट, ठीक है ना, तो सॉरी डायरेक्शन इज़ नॉट कांस्टेंट बट मैग्नीट्यूड इज़ कांस्टेंट, तो ओमेगा वेक्टर इज़ कांस्टेंट लिखना गलत होगा, ठीक है ना, ओमेगा इज़ कांस्टेंट लिखना सही होगा, क्योंकि डायरेक्शन तो डायरेक्शन चेंज होगी तो ये चेंज हो जाएगा, भले ही मैग्नीट्यूड सेम हो, लेकिन ये चेंज नहीं होगा डायरेक्शन चेंज होने पे, ये केवल मैग्नीट्यूड चेंज होने पे चेंज होगा, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। सो दिस इज़ द थिंग नाउ। यहाँ पे गौर फरमाने वाली बात यह है कि यूलर्स के डायनेमिकल इक्वेशन यूज़ कर रहा है, मतलब रिजिड बॉडी है, एक पॉइंट फिक्स्ड है और इंस्टेंटेनियस एक्सिस के अबाउट रोटेशन है, ठीक है ना, पर यहाँ टॉर्क इक्वल टू ज़ीरो दे दिया है, ठीक है ना, तो रोटेशन तो चल रहा है लेकिन टॉर्क इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। सो देखो अब, ठीक है, नाउ एन कैपिटल एन वेक्टर इक्वल टू ज़ीरो के बराबर है, ठीक है ना। कैपिटल एन वेक्टर किसके बराबर होता है भाई साहब, एन एक्स आई कैप प्लस एन वाई जे कैप प्लस एन जेड के कैप के बराबर होता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कैपिटल एन यानी कि टॉर्क वेक्टर, ठीक है ना, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू एन एक्स आई कैप प्लस एन वाई जे कैप प्लस एन जेड के कैप, ठीक है ना, दिस इज टॉर्क वेक्टर, ठीक है ना। अब अगर कोई वेक्टर का वैल्यू ज़ीरो के बराबर है, एन का वैल्यू इसके बराबर है, ये ज़ीरो के बराबर दे रखा है कि नहीं, ये दिया है ना, तो इसका मतलब क्या है, तीनों एन एक्स एन वाई और एन जेड तीनों ही ज़ीरो होंगे, ठीक है ना। ये तो बहुत बचपन में प्रूफ पढ़ा था इसका, ठीक है ना, पर अभी उसके प्रूफ में जाने की ज़रूरत नहीं है कि एन एक्स एन वाई एन जेड ज़ीरो क्यों होंगे जब वेक्टर ज़ीरो होगा, तो ठीक है ना, उसके प्रूफ में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो एकदम 12th स्टैंडर्ड में उसका प्रूफ पढ़ाया गया था, ठीक है ना, पर उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना ध्यान में रखो कि जब कोई वेक्टर ज़ीरो होता है तो उसके तीनों कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट, तीनों कंपोनेंट ज़ीरो के बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो हो गए तीनों कंपोनेंट ज़ीरो के बराबर, ठीक है। नाउ यूलर के इक्वेशन क्या कहते हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो तीनों यूलर के इक्वेशन है, ठीक है ना, तीनों के तीनों यूलर के इक्वेशन है। कौन से तीन, ये और ये यूलर के नॉट थर्मोडायनेमिकल, यूलर्स डायनेमिकल इक्वेशन ऑफ मोशन है ये तीनों, ठीक है ना, जो टिक मार्क है। तो ये इनका डेरिवेशन तो पढ़ चुके हैं हम, ठीक है ना। तो एन एक्स एन वाई लेक्चर 69 में पढ़ा था इनका डेरिवेशन, ठीक है ना, एन जेड। नाउ ये चीज़, ये पूरी क्वांटिटी किसके बराबर है, एन एक्स के बराबर है, ये पूरी क्वांटिटी किसके बराबर है, एन वाई के बराबर है, ये पूरी क्वांटिटी किसके बराबर है, एन जेड के बराबर है, ठीक है ना। तो अभी तीनों के तीनों अगर यदि ज़ीरो है तो ये ज़ीरो और ये ज़ीरो होगा, समझ में आ रही है बात मेरी, ठीक है ना। तो वो तीनों ज़ीरो हो गए, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग।
तो यूलर्स इक्वेशन आर एज फॉलोज, ठीक है। नाउ एक चीज़ यहाँ पे देखना होगा हमें कि I1 इक्वल टू I2 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब I1 इक्वल टू I2 दिया हुआ है तो ये टर्म ज़ीरो हो जाती है थर्ड इक्वेशन की, ठीक है ना। इसका मतलब क्या निकल के आता है, I3 ओमेगा जेड डॉट इक्वल टू ज़ीरो निकल के आता है, ठीक है ना। अब यहाँ से एक चीज़ गौर फरमाने वाली ये है कि I3 तो ज़ीरो हो नहीं सकता, क्योंकि कोई भी अगर बॉडी होगी, कोई भी रिजिड बॉडी होगी तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो होगा ही ना भाई, किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस जेड है, तो जेड प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट यानी थर्ड प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालेंगे तो किसी रिजिड बॉडी का तो ज़ीरो आ ही नहीं सकता। समझ में आ रही है बात मेरी? किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़ीरो आ सकता है? पॉइंट ऑब्जेक्ट का ज़ीरो आ सकता है, ठीक है ना। पॉइंट ऑब्जेक्ट का प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट निकालोगे, उसकी तो प्रिंसिपल एक्सिस भी डिफाइंड नहीं होगी। एनी एक्सिस के अबाउट पॉइंट ऑब्जेक्ट का ज़ीरो आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर आप एक लीनियर रॉड लेते हैं, बहुत ही थिन रॉड बिल्कुल, ठीक है ना, थिन लीनियर रॉड लेते हैं, ठीक है ना, थिन लीनियर रॉड, और उसी रॉड के अबाउट, उसका रॉड की लाइन के अबाउट ही उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो दैट विल बी ज़ीरो, ठीक है ना। बट आप ये बात बहुत भली बात ही जानते हैं कि यूलर के इक्वेशन तो रिजिड बॉडी के लिए अप्लीकेबल है, ठीक है ना, मतलब 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए अप्लीकेबल है। ये थिन रॉड या फिर पॉइंट ऑब्जेक्ट, इनके लिए तो अप्लीकेबल है ही नहीं यूलर के इक्वेशन, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, I3 कैन नॉट बी ज़ीरो बिकॉज I3 इज़ ज़ीरो फॉर सच थिंग्स, ठीक है ना। ये जैसे थिन रॉड हो गई, पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया, इनके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अबाउट ज़ीरो आ सकता है, लेकिन एक रिजिड बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़ीरो कभी नहीं आएगा। समझ में आ रही बात मेरी? सो दिस इज़ द थिंग, ठीक है ना। सो I3 इज़ नॉट ज़ीरो, ठीक है, ये तो क्लियरली पता चल गया हमें। अगर I3 ज़ीरो नहीं है तो ओमेगा जेड डॉट को ज़ीरो होना पड़ेगा, ठीक है ना। लिखा हुआ दिख रहा है स्क्रीन पे फ्रॉम 3, देखो वो देखो, ठीक है ना, देखो यहाँ पे, ठीक है। अब I3 ज़ीरो नहीं हो सकता तो ओमेगा जेड डॉट को ज़ीरो होना पड़ेगा, और अगर क्योंकि I3 ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है ना, और ओमेगा जेड डॉट को ज़ीरो होना पड़ेगा, तो मुझे बताना ओमेगा जेड बाई डी टी ही तो है ना ओमेगा जेड डॉट, मतलब तो वो ज़ीरो के बराबर आ गया, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से क्या पता चलता है, किसी भी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन ज़ीरो होता है तो वो क्वांटिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो ओमेगा जेड क्या आया यहाँ से, मतलब एंगुलर वेलोसिटी का जेड कंपोनेंट कांस्टेंट के इक्वल आया, ठीक है ना। एंगुलर वेलोसिटी का जेड कंपोनेंट कांस्टेंट के इक्वल आया, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन सेंस लगा के बताना मुझे एक बात, ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हमको प्रूव करना है, ठीक है ना। तो आपको पता होगा कि ओमेगा वेक्टर कैसे दिया जाता है, ओमेगा एक्स आई कैप प्लस ओमेगा वाई जे कैप प्लस ओमेगा जेड के कैप से दिया जाता है। नहीं दिया जाता है? दिया जाता है ना। तो फिर अगर मैं इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो ओमेगा कैसे दिया जाएगा, ओमेगा दिया जाएगा ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा वाई स्क्वायर प्लस ओमेगा जेड स्क्वायर से दिया जाएगा। समझ में आ रही है ना बात, इसका स्क्वायर, ठीक है ना। ये वाली यहाँ से देखो वेक्टर की डेफिनेशन से बचपन के, ठीक है ना, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा एक्स आई कैप प्लस ओमेगा वाई जे कैप प्लस ओमेगा जेड के कैप, ठीक है ना। तो वो आपका एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके बराबर होगा, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट ऑफ स्क्वायर के बराबर होगा। समझ में आ रही ना बात? तो मैंने तो ये प्रूव कर दिया कि ओमेगा जेड कांस्टेंट है, यानी कि जेड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो ये तो कांस्टेंट निकल के आ गया। अब मुझे क्या प्रूव करने की ज़रूरत है कि ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा वाई स्क्वायर भी कांस्टेंट है। ये अगर मैं प्रूव कर देता हूँ कि ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है तो क्लियरली ओमेगा भी कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। तो मैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे चलता हूँ कि ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा वाई स्क्वायर इज़ कांस्टेंट, ये प्रूव करने पे जाऊँगा अब मैं, ठीक है ना। ओमेगा जेड इज़ कांस्टेंट ये तो प्रूव हो गया, लेकिन अब चूँकि ओमेगा जो है वो 3 चीज़ों से मिलके बना हुआ है, ओमेगा का मैग्नीट्यूड एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट से मिलके बना है, और जेड कंपोनेंट कांस्टेंट है, मैं प्रूव कर चुका हूँ। तो अब मेरा थॉट प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि मैं वाई कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट को का स्क्वायर का सम कांस्टेंट है ये प्रूव करूँ, ठीक है ना। तो ये तो प्रूव हो गया। अब वो चीज़ प्रूव करने के लिए कि ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा वाई स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, ये सारा हम खेल करने वाले हैं इधर, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय ओमेगा एक्स एंड इक्वेशन 2 बाय ओमेगा वाई, ठीक है ना।
इक्वेशन 1 को ओमेगा एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, इसको ओमेगा एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या पाओगे, ये पाओगे, ठीक है ना। ओमेगा एक्स डॉट ओमेगा एक्स प्लस I3 माइनस I2, ठीक है ना, ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड, ठीक है ना, ये मिलेगा, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन को कैसे मल्टीप्लाई करना है, ओमेगा वाई से, तो सेकेंड इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, ठीक है ना, प्लस I1 माइनस I3, ठीक है ना, ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड। समझ में आ रही है बात। अब इन दोनों इक्वेशंस को गौर से देखो, ठीक है, इनको ऐड करना है हमें, ठीक है ना। तो इन दो ऐड करेंगे तो ये मिलेगा, ठीक है, ठीक है। अब इनको ऐड करने पे ये मिला, तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि I3 और I3 कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या बच रहा है आपका, ये क्वांटिटी आ रही है, ठीक है, ये क्वांटिटी प्लस क्या आ रहा है, I1 माइनस I2 ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड, ठीक है ना, प्लस किसके बराबर, प्लस ये, ठीक है ना। तो किसके बराबर आ रहा है, ये 0 के बराबर आ रहा है। समझ में आ रही ना बात मेरी। अब ये क्वांटिटी प्लस ये क्वांटिटी 0 के बराबर आ रही है, लेकिन हमको पता है कि I1 इक्वल टू I2 दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है ना, I1 इक्वल टू I2 दे रखा है, तो ये वाली क्वांटिटी तो 0 के बराबर ही होगी, ठीक है ना। ये जो क्वांटिटी नज़र आ रही है ये तो 0 के बराबर ही होगी, क्योंकि यहाँ पे ये और ये तो कैंसिल हो रहा है, और I1 और I2 भी इक्वल दे रखा है, तो ये और ये भी कैंसिल हो गए, तो ये क्वांटिटी किसके बराबर आ गई, 0 के बराबर आ गई, ठीक है ना। जैसे ही वो क्वांटिटी 0 के बराबर आएगी, मुझे बताना एक बात, वो क्वांटिटी जैसे ही 0 के बराबर आएगी तो क्या मिलेगा, I1 ओमेगा एक्स डॉट ओमेगा एक्स प्लस I2 ओमेगा वाई डॉट ओमेगा वाई इक्वल टू 0 मिलेगा, ठीक है ना। मतलब कि क्या मिलेगा भाई, साथ साथ में सोचते भी जाओ, ठीक है ना। ये 0 के बराबर हो गया, तो ये क्वांटिटी ये 0 के बराबर हो गया, तो ये क्वांटिटी भी 0 के बराबर होगी, ठीक है ना, क्योंकि इधर 0 है, तो लिख दिया मैंने, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात मेरी। यहाँ पे I1 को कॉमन निकाला है, क्योंकि I1 इक्वल टू I2 है, तो ये I2 के जगह पे मैं I1 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। I2 के जगह पे I1 लिख दूंगा तो ये आ जाएगा, I1 को फिर कॉमन बाहर निकाल लोगे, तो अभी फिर से वही लॉजिक, I1 इंटू कुछ क्वांटिटी इक्वल टू 0 के बराबर है, लेकिन I1 तो 0 के बराबर हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। अभी बताया जैसे I3 0 के बराबर नहीं हो सकता था, वैसा I1 भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। मतलब ये क्वांटिटी अंडर द मल्टीप्लिकेशन I1 के साथ जो दूसरी क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है उसको 0 होना पड़ेगा, क्योंकि जब भी किसी दो चीज़ का प्रोडक्ट 0 के बराबर आता है, एटलीस्ट वन चीज़ 0 के बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अगर I1 0 नहीं हो सकता तो ये वाली चीज़ 0 होना चाहिए, तो ये वाली चीज़ 0 के बराबर हो गई, ठीक है ना। नाउ ये वाली चीज़ को गौर से देखने वाली बात है कि ओमेगा एक्स डॉट ओमेगा एक्स प्लस ओमेगा वाई डॉट ओमेगा वाई ये दे रखा है ना। तो अब देखो कि इसको इस तरीके से लिख दो, ठीक है, डी बाई डी टी ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा वाई स्क्वायर ऐसा लिख दो, ठीक है ना, और हाफ लगा दो। अब इसको करके देखो बैक कैलकुलेशन, ये इससे ये आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखते करके, ठीक है, करके देखो ये क्या आएगा, डी बाई डी टी ओमेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस क्या आएगा, डी बाई डी टी ओमेगा वाई स्क्वायर, ये आएगा ना। अब ये जैसे ही आता है ये हाफ तो इस बाहर ही रहेगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, इसको करो 2 ओमेगा एक्स, ठीक है ना, डी ओमेगा एक्स बाय डी टी आएगा, ठीक है, प्लस 2 ओमेगा वाई डी ओमेगा वाई बाय डी टी आएगा। समझ में आ रही है ना बात। तो फिर डी ओमेगा एक्स बाई डी टी को क्या लिख दूंगा, ओमेगा एक्स डॉट लिख दूंगा, डी ओमेगा वाई बाई डी टी को क्या लिख दूंगा, डी ओमेगा वाई डॉट लिख दूंगा, ठीक है ना, और ओमेगा एक्स ओमेगा वाई एज इट इज़। समझ में आ रही बात मेरी। तो इतना समझाया है मैंने, ठीक है, मैथमेटिकल स्टेप्स भी समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो होपफुली यू शुड टेक द यू शुड बिल्कुल आपने बेनिफिट लेना ही चाहिए इन चीज़ों का, ठीक है ना। कोई फ्री में पढ़ा रहा है तो उसका बिल्कुल बेनिफिट लेना चाहिए, ठीक है। तो हाफ बाहर डी बाई डी टी और ये आया, ठीक है। तो अभी किसी भी चीज़ का डेरिवेटिव कांस्टेंट होता है, ये 0 होता है तो वो चीज़ कांस्टेंट होती है, तो इसका डेरिवेटिव 0 के बराबर है तो ये चीज़ कांस्टेंट के बराबर होगी, ठीक है ना। लेकिन हम ये तो प्रूव कर ही चुके थे कि ओमेगा जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट है करके, ठीक है ना। तो अब ओमेगा एक्स स्क्वायर
प्लस ओमेगा वाई स्क्वायर इक्वल टू भी कांस्टेंट है यदि, तो फिर ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा वाई स्क्वायर प्लस ओमेगा जेड स्क्वायर को कांस्टेंट होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लोगे तो कांस्टेंट का स्क्वायर आएगा, यानी कि फिर से एक कांस्टेंट का स्क्वायर और कांस्टेंट ही होता है, और इनको ऐड कर दोगे तो क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है ना। सो ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा वाई स्क्वायर प्लस ओमेगा जेड स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट के बराबर निकल के आया आपका। समझ में आ रही बात मेरी। और यदि ये चीज़ कांस्टेंट के इक्वल निकल के आई है तो फिर बताना मुझे एक बात कि ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, कांस्टेंट के बराबर है, क्योंकि ये किसके बराबर होता है, ओमेगा का के बराबर होता है आपका, ओमेगा एक्स आई कैप प्लस ओमेगा वाई जे कैप प्लस ओमेगा जेड के कैप के बराबर होता है ओमेगा वेक्टर ओमेगा एक्स आई कैप प्लस ओमेगा वाई जे कैप प्लस ओमेगा जेड के कैप इसके बराबर होता है ना। पर अगर आप उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा वाई स्क्वायर प्लस ओमेगा जेड स्क्वायर, तो वो कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट होगा, ठीक है ना, तो ओमेगा कांस्टेंट होगा। समझ में आ रही बात मेरी। तो वही तो प्रूव करना था कि एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है करके। देखो यहाँ पे कहीं भी डायरेक्शन की झंझट नहीं आई। समझ में आ रही मेरी बात। आई कैप जे कैप के कैप के टर्म में तो आया ही नहीं ना कुछ भी अपना, ठीक है ना। तो डायरेक्शन भले ही कांस्टेंट ना हो, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जरूर कांस्टेंट रहता है। समझ में आ रही ना बात। सो मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है। तो यही तो प्रूव करना था, शो दैट ओमेगा का मैग्नीट्यूड यानी कि ओमेगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि ओमेगा, ठीक है ना, तो ओमेगा इज कांस्टेंट, तो हो गया ना प्रूव अपना। समझ में आ रही है बात मेरी। सो इन दिस वे यू हैड टू प्रूव दिस 1988 का प्रॉब्लम, ठीक है ना। काफ़ी पुराना प्रॉब्लम है, ठीक है, पर काम का है, ठीक है ना। सो लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट। अब ये प्लस टू लेवल का यानी कि 12th स्टैंडर्ड का कंसेप्ट है जो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, अभी तो हमने अबाउट एन इंस्टेंटेनियस एक्सिस रोटेशन देखा था ना। अब मोशन ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस यदि होता है, ठीक है ना, तो 12th स्टैंडर्ड तक की हमारी एक्सिस जो होती थी फिक्स होती थी। अब एक्सिस भी रोटेट कर रही थी। अब हम फिजिक्स ऑप्शनल पढ़ रहे हैं यूपीएससी का, अब सब हम ग्रेजुएट हो चुके हैं, तो अब हमारी जो एक्सिस है वो भी रोटेट कर रही थी, ठीक है ना। पर मोशन ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस की अगर मैं बात करूँ तो दिस इज़ द कंसेप्ट विच हैज़ कम फ्रॉम 12th स्टैंडर्ड, ठीक है ना। 12वीं से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है ना। जब भी मोशन ऑफ रिजिड बॉडी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट होता है तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई टेंसर की तरह एक्ट ना करके स्केलर की तरह एक्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है ना, एक्सिस जब फिक्स्ड होती है तब, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात। तो मैंने पिछले क्लासेस में बताया था कि एक्सिस भी रोटेट कर रही है करके, ठीक है ना। बताया था कि नहीं बताया था ना। सो दैट्स द थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे रोटेट नहीं कर रही है एक्सिस, क्योंकि ये 12th का कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो जब भी एक्सिस फिक्स होगी, एक्सिस इंस्टेंटेनियस नहीं होगी, इंस्टेड इंस्टेंटेनियस होने के बजाय एक्सिस फिक्स होगी, तो ये चीज़ें हम लिख सकते हैं रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन के लिए, ठीक है ना। तो देखो फोर्स का क्या होता है भाई, ट्रांसलेशनल इक्वेशन होता है फोर्स इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी, ठीक है ना। मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन होता है डी वी बाई डी टी, ठीक है ना। तो मास इंटू डी वी बाई डी टी यानी कि एम इंटू ए इज इक्वल टू फोर्स होता है। नाउ फोर्स का रोटेशनल इक्विवेलेंट क्या होता है, टॉर्क होता है। टॉर्क को एन से दिखाते हैं, या तो किसी बुक में जी से भी दिखाया है, ठीक है ना। तो जी से दिखाओ या एन से दिखाओ, बात एक ही है। तो एन इक्वल टू किसके बराबर है, आई डी ओमेगा बाई डी टी के बराबर है, ठीक है ना। आई तो स्केलर हो गया, ठीक है ना, क्योंकि एक्सिस फिक्स कर दी तो आई टेंसर रहने के बजाय स्केलर हो गया, ठीक है ना। तो जो रोटेशनल इक्विवेलेंट मास का है वो क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। जो फोर्स का रोटेशनल इक्विवेलेंट वो क्या है, टॉर्क है। जो लीनियर वेलोसिटी का रोटेशनल इक्विवेलेंट है एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर एक्सेलरेशन का रोटेशनल इक्विवेलेंट है एंगुलर एक्सेलरेशन। समझ में आ रही है ना बात। सो इन दिस वे जिस तरीके से फोर्स इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी होता है यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, उसी तरीके से टॉर्क आई डी ओमेगा बाई डी टी होता है, और विच इज़ इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है ना। लीनियर मोमेंटम पी इक्वल टू एम वी होता है, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू आई ओमेगा होता है, ठीक है ना। पर ये कंडीशन है, रेस्ट्रिक्शन है, एक्सिस फिक्स्ड होना चाहिए, इंस्टेंटेनियस एक्सिस नहीं होना चाहिए जो अब तक हम पढ़ रहे थे। एक्सिस फिक्स्ड होना चाहिए, ठीक है ना। समझ में आ रही बात मेरी। तो एक्सिस अगर फिक्स होगी
तो आपका लीनियर मोमेंटम P इक्वल टू एम भी होगा, एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू आई ओमेगा होगा। समझ में आ रही ना बात मेरी? सो मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना। सो लीनियर मोमेंटम का रोटेशनल इक्विवेलेंट एंगुलर मोमेंटम, मास का रोटेशनल इक्विवेलेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और लीनियर वेलोसिटी का लीनियर वेलोसिटी का रोटेशनल इक्विवेलेंट एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना। समझ में आ रही बात? सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी के लिए भी लिखा जा सकता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ट्रांसलेशनल इक्वेशन में हाफ एम वी स्क्वायर होती है, ठीक है ना, टी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। और फोर्स किसके बराबर होता है? डी पी बाई डी टी के बराबर होता है, ठीक है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इक्वल टू फोर्स होता है, ठीक है ना। तो रोटेशनल इक्विवेलेंट क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी ही रहेगी, रोटेशनल हो चाहे सादी वाली हो, ठीक है ना। ट्रांसलेशनल हो चाहे रोटेशनल हो, काइनेटिक एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी ही रहती है, लेकिन रोटेशनल रूप में अलग तरीके से निकाला जाता है। ट्रांसलेशनल में काइनेटिक एनर्जी मास होता है, मास जहाँ आता है वहाँ रोटेशनल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। जहाँ यहाँ वेलोसिटी आता है लीनियर वाली, वहाँ इधर एंगुलर वेलोसिटी आती है, ठीक है ना। तो टी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, सिमिलरली टी इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। सो एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी, सिमिलरली एन वेक्टर इक्वल टू डी एल बाई डी टी। समझ में आ रही बात मेरी? पर ये सब कब लागू होगा? ये जो इतनी सारी जो चीज़ें लिखी है ये कब लागू होगी? ये केवल तब लागू होगी जब आपकी एक्सिस फिक्स्ड होगी। एक्सिस इंस्टेंटेनियस नहीं, एक्सिस फिक्स्ड, मतलब एक्सिस आपकी जैसे ये बॉडी है तो इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है बॉडी हमेशा। ऐसा नहीं हो रहा है कि ये एक्सिस भी खुद रोटेट कर रही है अलग अलग ओरिएंटेशन पे, ऐसे घड़ी के कांटे की तरह एक्सिस घूम रही है, ऐसा नहीं हो रहा है। समझ में आ रही है ना बात मेरी? तो अबाउट फिक्स्ड एक्सिस जब होगा तो ये बातें लागू होगी जो 12th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ी थी। समझ में आ रही है ना बात? सो बियर दिस थिंग इन माइंड, ठीक है। नाउ देयर इज वन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कॉल्ड एज टॉर्क फ्री मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, ठीक है ना। नाउ इन दिस टॉर्क फ्री मोशन ऑफ रिजिड बॉडी द कंसेप्ट सेज दैट व्हेन नेट फोर्स एफ इक्वल टू जीरो एंड नेट टॉर्क एन इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। जब भी नेट फोर्स एफ जीरो होता है और नेट टॉर्क जीरो होता है किसी बॉडी पे, ठीक है ना, देन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट। ये तो मैंने सेंटर ऑफ मास वाले लेक्चर्स में प्रूव किया था। अराउंड 30 के लाइन में वो लेक्चर था सेंटर ऑफ मास का, ठीक है ना। तो व्हेन नेट फोर्स एफ इक्वल टू जीरो होता है तो नेट टॉर्क एन इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है ना। जब जब भी, मतलब ऐसा नहीं होता कि एफ इक्वल टू जीरो होगा तो एन इक्वल टू जीरो, गलत बोल दिया मैंने फोर्स जीरो और टॉर्क जीरो जब जब भी होगा, ठीक है ना, यानी कि कैपिटल एन इक्वल टू जीरो और फोर्स इक्वल टू जीरो जब जब भी होगा तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगी वो कांस्टेंट के बराबर होगी, ठीक है ना। तो वी सी एम इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा जब भी फोर्स जीरो होगा और टॉर्क जीरो होगा, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट के बराबर निकल के आएगी, ठीक है ना। दैट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी इज आइदर एट रेस्ट और मूव्स यूनिफॉर्मली, ठीक है ना। यानी कि सेंटर ऑफ मास या तो आइदर रेस्ट पे होता है। वी सी एम इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब क्या है? वैसे ये आया कैसे है, ठीक है ना। ये आया ऐसा है कि एफ इक्वल टू क्या होता है? एम ए होता है ना, ठीक है ना। नाउ एफ इक्वल टू जीरो, अभी हमने पहले ही बताया था कि एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एम ए सी एम के बराबर होता है करके, ये बताया था मैंने, प्रूव करवाया था सेंटर ऑफ मास वाली क्लासेस में। नाउ एफ इक्वल टू जीरो है, मास तो जीरो हो नहीं सकता, तो ए सी एम को जीरो होना पड़ेगा। तो ए सी एम को जीरो होना पड़ेगा, तो ए सी एम किसके बराबर है? डी वी सी एम बाई डी टी के बराबर है। और डी वी सी एम बाई डी टी के बराबर है अगर ए सी एम, तो जिस चीज़ का डेरिवेटिव जीरो होता है वो चीज़ कांस्टेंट होती है, तो वी सी एम कॉन्स्टेंट के बराबर निकल के आएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी इज आइदर एट रेस्ट और मूव्स यूनिफॉर्मली। समझ में आ रही ना बात मेरी? सो अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट देन सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी इज आइदर एट रेस्ट और मूव्स यूनिफॉर्मली। आइदर रेस्ट पे होगा क्योंकि जीरो, अगर कांस्टेंट जीरो के बराबर है तो रेस्ट पे होगा, और अगर कांस्टेंट कोई दूसरे कांस्टेंट के बराबर है जैसे 1 2 3 या ऐसा कोई दूसरा कांस्टेंट है तो मूव्स यूनिफॉर्मली वाला केस आएगा, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है दोस्तों, अगर फोर्स भी नहीं लग रहा है किसी बॉडी पे और टॉर्क भी नहीं लग रहा है तो इसी ऐसे मोशन को बोला जाता है टॉर्क फ्री मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि वो, देखो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट के बराबर होगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, देखो एंगुलर मोमेंटम इज ओनली ड्यू टू मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इन सच सिचुएशंस, मतलब जहाँ जहाँ भी आपका फोर्स भी बराबर जीरो के होगा और टॉर्क भी बराबर जीरो के होगा, वहाँ वहाँ एंगुलर मोमेंटम जो होगा ना वो केवल और केवल सेंटर ऑफ मास के मोशन के वजह से होगा, ठीक है ना।
तो सेंटर ऑफ मास का मोशन देख लोगे तो एंगुलर मोमेंटम भी मिल जाएगा उस केस में, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात मेरी। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये कंसेप्ट, इसके प्रूफ में नहीं जाना है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। सो एंगुलर मोमेंटम इज ओनली ड्यू टू मोशन अबाउट द सेंटर ऑफ मास। समझ में आ रही है बात मेरी। सो एंगुलर मोमेंटम केवल और केवल है उसी वजह से है, मोशन की वजह से है सेंटर ऑफ मास के, ठीक है ना, ठीक है। इन दिस कंडीशन सेंटर ऑफ मास इज चोजन एज अ फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है ना। इसी सिचुएशन में सेंटर ऑफ मास को चूज किया जाता है फिक्स्ड पॉइंट के रूप में, ठीक है ना। तो देखो ऐसी स्थिति जब भी आएगी कि टॉर्क फ्री मोशन हो रहा है, यानी कि फोर्स जीरो है, टॉर्क जीरो है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट के बराबर आ गया, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास आइदर रेस्ट पे रहता है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है। तो ऐसी सिचुएशन में एंगुलर मोमेंटम केवल सेंटर ऑफ मास की वजह से होता है, ठीक है ना। मोशन सेंटर ऑफ मास के मोशन की वजह से ही केवल एंगुलर मोमेंटम ऐसी सिचुएशन में होता है, ठीक है ना। तो इन दिस कंडीशन सेंटर ऑफ मास इज चोजन एज अ फिक्स्ड पॉइंट। ऐसी कंडीशन में सेंटर ऑफ मास को एक फिक्स्ड पॉइंट के रूप में चूज किया जाता है। फिक्स्ड पॉइंट मतलब क्या, ठीक है, जो प्रिंसिपल एक्सिस है आपकी एक्स एक्स वाई वाई और जेड जेड, ठीक है ना, यानी कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो उसको सेंटर ऑफ मास को फिक्स पॉइंट चुना जाता है। और प्रिंसिपल एक्सिस जो होती है, जो बॉडी के साथ रोटेट करने वाली एक्सिस होती है, उसका ओरिजिन भी सेंटर ऑफ मास को मान लिया जाता है ऐसे केसेस में। समझ में आ रही है बात मेरी, ठीक है ना, ठीक है। तो ये चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जब जब भी नेट फोर्स नेट टॉर्क ज़ीरो होगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट के बराबर आ जाएगी। एंगुलर मोमेंटम ओनली तब किसके बराबर, मोशन के बराबर ले सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम को केवल और केवल सेंटर ऑफ मास के मोशन के भरोसे कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है ना। और ऐसी कंडीशन में सेंटर ऑफ मास ऐसे पॉइंट को चूज़ किया जाता है जो सेंटर ऑफ मास को ही फिक्स्ड पॉइंट मान लिया जाता है, ओरिजिन मान लिया जाता है, ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास को फिक्स्ड पॉइंट मान लिया जाता है। फिक्स्ड पॉइंट मतलब क्या, वो खुद रोटेट नहीं कर रहा है सेंटर ऑफ मास। समझ में आ रही है बात मेरी, ठीक है ना। फिक्स्ड पॉइंट मान लिया जाता है मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रही है बॉडी, ऐसा मान लिया जाता है। समझ में आ रही है ना बात मेरी, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में सेंटर ऑफ मास के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है ऐसा मान लिया जाता है। और उसी सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन मान लिया जाता है प्रिंसिपल एक्सिस का, ठीक है ना। जो प्रिंसिपल एक्सिस जो हमने पढ़ी थी एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड, जो प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा आई एक्स एक्स आई वाई वाई और आई जेड 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 आता था, उनको ओरिजिन, उनका ओरिजिन भी सेंटर ऑफ मास को ऐसी सिचुएशन में मान लिया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में यूलर का इक्वेशन किसके बराबर होगा भाई, एस एन इक्वल टू जीरो, यानी कि टॉर्क इक्वल टू जीरो। तो यूलर का इक्वेशन किसके बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा। अब देखो यूलर की इक्वेशन पीछे जाके, ठीक है, ये है यूलर की इक्वेशन। अब आपने अगर एन इक्वल टू जीरो बता दिए तो ये तीनों जीरो हो गए। तो यहाँ से इसको राइट हैंड साइड में ले जाओ, ये वाली टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाओ और ये वाली टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो आपको जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये मिल जाएगा। समझ में आ रही है बात मेरी। तो ये मिल गया आपको, ए बी सी नाम दे दिया इनको। समझ में आ रही है बात मेरी, ठीक है ना। नाउ यहाँ से 2019 में एक कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन आया था 2019 के यूपीएससी सीएससी फिजिक्स ऑप्शनल मेंस में, ठीक है ना। 2019 में क्वेश्चन आया था यहाँ से, ठीक है, ये तीन इक्वेशन से, ठीक है ना। तो इन तीन इक्वेशन से क्या क्वेश्चन आया था कि कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन था वो, ठीक है ना। 2019 के मेंस में पूछा था फिजिक्स ऑप्शनल में। तो मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन ए को, ये जो इक्वेशन नंबर ए है, ठीक है ना, ये जो इक्वेशन नंबर ए है इसको कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओमेगा एक्स से, ठीक है ना। तो इक्वेशन ए को ओमेगा एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ ओमेगा एक्स आ जाएगा, इधर भी ओमेगा एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। इस इक्वेशन नंबर बी को ओमेगा वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओमेगा वाई यहाँ भी आ जाएगा। इसको ओमेगा जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा जेड यहाँ भी आ जाएगा। समझ में आ रही बात मेरी। और उनको ऐड कर देंगे फिर, ठीक है ना, फिर इन तीनों को ऐड कर देंगे तो ये वाले टर्म क्या दिख रहे हैं आपको, ये मल्टीप्लिकेशन में क्या है, ओमेगा एक्स ओमेगा वाई और ओमेगा जेड है, ठीक है ना। तो आपके क्लियरली ये वाले टर्म्स कैंसिल होंगे, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो आपका क्या आएगा, I1 ओमेगा एक्स डॉट प्लस I2 ओमेगा वाई डॉट, ठीक है ना। जो ये लेफ्ट हैंड साइड में I1 ओमेगा एक्स डॉट, I2 ओमेगा वाई डॉट, I3 ओमेगा जेड डॉट, ठीक है ना। तो यही तो चीज़ है। और फिर ये वाली चीज़ है जो है ये कैंसिल हो जाएगी, ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा। समझ में आ रही बात मेरी। तो किसके बराबर आया आपका, तो आपकी कौन सी क्वांटिटी 0 के बराबर है, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी जो आपको नज़र आ रही है, ये क्वांटिटी
ये 0 के बराबर है, ठीक है ना। नाउ एज दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू 0, आप क्लियरली एक चीज़ कह सकते हो कि इसका डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम अगर मैं इस तरीके से लिख देता हूँ और फिर यहाँ से इसको ऐसा सॉल्व करके देखता हूँ तो यही मिलेगा, ठीक है ना। इसका डिफ्रेंसिएशन करके देखो, ठीक है, हाफ बाहर आ जाएगा, I1 0 नहीं हो सकता, I2 0 नहीं हो सकता, I3 0 नहीं हो सकता, और वो कांस्टेंट के बराबर है I1 I2 I3, ठीक है ना। तो क्लियरली ये डी बाई डी टी दारोमदार सारा का सारा ओमेगा एक्स पे है, ठीक है ना। फिर I2 हाफ I2 डी बाई डी टी ओमेगा वाई स्क्वायर, समझ में आ रही है बात मेरी। तो ये डिफ्रेंसिएशन पहले इसके साथ होगा, फिर इसके साथ ऑपरेट होगा, फिर इसके साथ ऑपरेट होगा। जब वो करके देखोगे डिफ्रेंसिएशन, आई डोंट थिंक देर इज़ एनी नीड टू एक्सप्लेन सच सिंपल डिफ्रेंसिएशन। तो जब इसको करके देखोगे तो जो ऊपर जो लिखा हुआ है ना, ऊपर लिखी हुई चीज़ के बराबर आएगा वो, समझ में आ रही है बात। ऊपर क्या लिखा हुआ है भाई साहब, ऊपर ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, ऊपर ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये और ये इक्वल होंगे, अगर इसको सॉल्व करके देखोगे, घर जाके देखना सॉल्व करके, ठीक है, तो ये इसके बराबर आएगा। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ, ठीक है ना, इसको ये लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने लिख दिया, ठीक है। क्यों लिखा मैंने ऐसा, क्योंकि ये एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है ना भाई। ये जो चीज़ है, ये जो टर्म आई है यहाँ पे, ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है ना। तो अगर डी बाई डी टी ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0, तो किसी भी चीज़ का, अगर किसी भी चीज़ का डेरिवेटिव 0 के बराबर है तो वो चीज़ क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो ये इसका मतलब विद रेस्पेक्ट टू टाइम ये पूरा मसाला कांस्टेंट के बराबर है, ये पूरा मसाला। तो ये पूरी चीज़ अगर कांस्टेंट के बराबर है तो ये ये किसके बराबर क्वांटिटी है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है, पिछले क्लासेस में डिराइव किया था। तो काइनेटिक एनर्जी इसका मतलब क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, समझ में आ रही बात मेरी, ठीक है ना। सो दिस थिंग यू विल हैव टू रिमेंबर, ठीक है ना। नाउ तो ये कब होगा, लेकिन ये होगा कब, जब टॉर्क फ्री मोशन, ये कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी होल्ड कब करेगा। ये 2019 में क्वेश्चन तो पूछा था, पर ये कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी होल्ड कब करेगा। इट विल होल्ड व्हेन टॉर्क फ्री मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी विल टेक प्लेस, ठीक है ना। जब भी टॉर्क फ्री मोशन होगा किसी भी रिजिड बॉडी का, तब काइनेटिक एनर्जी उसकी जो है कंजर्व रहेगी, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है। सो इन दिस वे कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी हैज़ बीन आस्क्ड इन 2019, ठीक है ना। सो ये प्रूव करना था, 15 मार्क के लिए पूछा था। नाउ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैसा करोगे, ठीक है, ये तो बहुत ही आसान है भाई, ठीक है। ये तो वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट थिंग। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है। टॉर्क इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। नाउ अगर तुम टॉर्क को 0 के इक्वल डाल दोगे यहाँ पे, तो डी एल बाई डी टी यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू 0। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू कांस्टेंट आएगा, किसी भी चीज़ का डेरिवेटिव 0 होता है तो वो चीज़ कांस्टेंट होती है, एल इक्वल टू कांस्टेंट आया, समझ में आ रही है ना बात। सो I1 ओमेगा एक्स आई कैप प्लस I2 ओमेगा वाई जे कैप प्लस I3 ओमेगा जेड के कैप इक्वल टू किसके बराबर आया, कांस्टेंट। अब ये एल इक्वल टू इसके बराबर है, ये पिछले क्लासेस में प्रूव कर चुके थे, ठीक है ना। क्यों एल इसके बराबर है, क्यों वहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया वाली टर्म कहाँ गई, एल के एक्सप्रेशन से। एल के एक्सप्रेशन से प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया वाली टर्म इसलिए गायब हो गई क्योंकि आपके जो जितने भी प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया थे वो प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट वैनिश हो जाते थे ना, समझ में आ रही है बात। तो यहाँ टॉर्क फ्री मोशन हो रहा है ना, टॉर्क फ्री मोशन हो रहा है रिजिड बॉडी का, फोर्स फ्री और टॉर्क फ्री। अब फोर्स फ्री और टॉर्क फ्री मोशन हो रहा है तो ऑब्वियसली प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट रोटेशन होगा इसी सिचुएशन में, ठीक है ना। किसी अन्य एक्सिस के अबाउट नहीं होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट रोटेशन होगा, ठीक है ना। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ इनर्शिया के अबाउट रोटेशन होगा इसी स्थिति में, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट अगर रोटेशन होगा तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो एल का एक्सप्रेशन इसके बराबर आएगा, समझ में आ रही ना बात। सो दिस इज द थिंग विच यू गॉट, ठीक है ना। सो एल का जो वैल्यू है कांस्टेंट के बराबर आया यहाँ से, समझ में आ रही। सो ये पूरा का पूरा मसाला कांस्टेंट के बराबर, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे दोस्तों, दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग कंसेप्ट एक्चुअली, ठीक है ना। दिस क्वेश्चन वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। टिल देन बने रहिएगा मेरे साथ, और जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखें।